प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर यूट्यूब स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो देखिएगा, हमने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो तभी समझ में आएंगे जब हमारे पास ये चारों रिएक्शंस के टाइप वगैरह है या इनके बीच में मध्यवर्ती क्या है, रिएक्शंस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, वो यदि हमें समझ में आ जाएंगे। तो हमने टोटली इफेक्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज की हमारी हेडिंग रहेगी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हेडिंग लगाओ, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मीन्स हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी क्रियाविधि। तो देखिएगा, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण से, आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के समीकरण से उस अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात नहीं होती है। तो आपके पास कोई भी रासायनिक समीकरण है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के आपको रासायनिक समीकरण दी गई है, उस रासायनिक समीकरण के द्वारा आप उस रिएक्शंस की क्रियाविधि को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अभिकारकों से अंतिम उत्पाद कैसे और किन किन माध्यमिक पदों द्वारा बनते हैं, इनके बारे में आप आपकी केमिकल जो इक्वेशन है रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं बता सकते। और अभिक्रियाओं की मध्यवर्ती क्या क्या हैं, इनके बारे में भी आप नहीं बता पाएंगे। अभिक्रिया का वेग किस माध्यमिक पद पर निर्भर करता है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। तो कुल मिला के अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। तो देखिएगा, किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण, किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण के द्वारा, किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण के द्वारा उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। मैंने कहा किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण के द्वारा उस अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। अभिकारकों से अंतिम उत्पाद, अभिकारकों से अंतिम उत्पाद किस प्रकार और किन किन पदों के द्वारा, किन किन पदों के द्वारा बनते हैं की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दी जा सकती है। यानी मैंने कहा अभिकारकों से अंतिम उत्पाद किस प्रकार और किन किन पदों के द्वारा बनते हैं की जानकारी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो समीकरण होती है उसके द्वारा नहीं दी जा सकती। और अभिक्रिया के मध्यवर्ती क्या क्या है, और अभिक्रिया के मध्यवर्ती क्या क्या हैं के बारे में रासायनिक
समीकरण नहीं बतलाती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा है अभिक्रिया के मध्यवर्ती जो पद है वो क्या क्या है के बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बतलाती है। अभिक्रिया का वेग किन किन माध्यमिक पदों पर निर्भर करता है के बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बतलाती है। यानी मैंने कहा कि अभिक्रिया का वेग किन किन माध्यमिक पदों पर निर्भर करता है के बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बतलाती है। इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। तो अब बच्चों देखिएगा, आप इजीली इस बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण, नाम है यहाँ पे, कोई भी अभिक्रिया है उसकी अभिक्रिया समीकरण। तो आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है उसकी समीकरण, तो रिएक्शन क्या है आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई है, जैसे मैंने कहा N2O5 को जब आप हीट करते हो तो आपके पास बनता है NO2 प्लस O2 मीन्स 4NO2, 2N2 4NO2 प्लस O2, ये बन गया। लेकिन ये आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण है। इस समीकरण के द्वारा, यानी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण के द्वारा उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। इस रासायनिक अभिक्रिया से कि ये किस पद पर निर्भर की, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया के प्रथम पद में कितने अणु काम आएंगे, दूसरे पद में कितने अणु काम आएंगे, ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। तो किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया समीकरण के द्वारा उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर आगे मैंने एक बात कही है, अभिकारकों से अंतिम उत्पाद किस प्रकार और किन किन पदों के द्वारा बनते हैं की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दी जा सकती। और अभिक्रिया के मध्यवर्ती, यहां एक अच्छा पॉइंट है, अभिक्रिया के मध्यवर्ती। अब अभिक्रिया के बीच में जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया के मध्यवर्ती। तो अभिक्रिया में मध्यवर्ती या तो बनता है कारब धनायन, क्या बनता है जी, कारब धनायन, जिसको आप बोलते हो कार्बोकेटायन, या फिर अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती बनता है कारब ऋणायन, जिसको आप बोलते हो कार्ब एनायन, या फिर अभिक्रिया के बीच में मध्यवर्ती बनता है जी मुक्त मूलक, जिसको बच्चों आप बोलते हो फ्री रेडिकल, या फिर कोई अभिक्रिया होती है तो उसके मध्यवर्ती बनती है जी नाइट्रीन, क्या बनती है, नाइट्रीन, या फिर अभिक्रिया के बीच में मध्यवर्ती जो बनता है वो बनती है कार्बिन। और ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगलेट और दूसरी होती है ट्रिपलेट। तो यानी मैंने कहा कि विकारकों से अंतिम उत्पाद किस प्रकार और किन किन पदों के द्वारा बनते हैं की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दी जा सकती। और अभिक्रिया के मध्यवर्ती, अभिक्रिया जब हो रही है उस केस में बीच में जो कुछ स्टेप बनती हैं, या तो कारब धनायन बनता है कार्ब केटायन जिसको बोलते हैं, या कारब ऋणायन बनता है कार्ब एनायन जिसको बोलते हैं, या मुक्त मूलक बनता है इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, या फिर नाइट्रीन बनती है, या फिर कार्बिन बनती है जो कि दो टाइप की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसी टाइप की आपकी नाइट्रीन भी दो टाइप की होती है, सिंगलेट और दूसरी ट्रिपलेट। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि इनकी जानकारी हम रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो देखो अभिक्रिया का वेग होता क्या है, समय के साथ अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का। तो अभिक्रिया किन किन माध्यमिक पदों पर निर्भर करती है के बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बतलाती। तो देखिएगा इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना बच्चों कहलाता है आपका कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसको बोलते हैं कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इसका मतलब कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर हमें क्या क्या पता होगा कि अभिकारक और उत्पाद के अंतिम उत्पाद किन किन पदों से बनते हैं और इनके अंदर मध्यवर्ती कौन कौन बनते हैं और अभिक्रिया का वेग किन पदों पर निर्भर करता है, इन सब की जानकारी हम लेंगे। वो सारी हेडिंग अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर। तो ये आपकी बच्चों होती है अभिक्रिया की क्रियाविधि। चलो इसके बाद देखिएगा कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंतर्गत हम पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको पता है कि कोई भी रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं यानी जिनको हम अभिकारक कहते हैं यानी जिनको हम क्रियाकारक कहते हैं, उनके अंदर जो पुराने जो बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो ये जो बंध होते हैं वो किस टाइप से टूटते हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्राय दो यौगिक भाग लेते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्राय दो यौगिक भाग लेते हैं। तो आपकी जो भी कार्बनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें दो यौगिक भाग लेते हैं। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में उनमें से एक यौगिक के बंध पहले टूटते हैं तो मैंने क्या कहा, कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्राय दो यौगिक भाग लेते हैं। उनमें से अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में पहले एक यौगिक में उपस्थित बंध टूटते हैं, उसके बाद उस यौगिक का पहले मेरी बात तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं कि कार्बनिक अभिक्रिया में प्राय कितने यौगिक भाग लेते हैं बच्चों, दो यौगिक भाग लेते हैं। उनके अंदर प्रारंभिक पद में एक यौगिक के बंध क्या हो जाते हैं, पहले टूटते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उस यौगिक का एक भाग दूसरे यौगिक के अणु में अभिक्रिया करके उसके बाद उस यौगिक का एक भाग दूसरे यौगिक से अभिक्रिया कर नए मध्यवर्ती स्पीशीज का निर्माण करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कार्बनिक अभिक्रिया में प्राय दो यौगिक भाग लेते हैं। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में उनमें से एक यौगिक के बंध पहले टूटते हैं, उसके बाद उस यौगिक का एक भाग दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करके नए मध्यवर्ती स्पीशीज का निर्माण करते हैं, जो कि फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में
उत्पाद में बदल जाते हैं, जो आपके बाद में क्या करेंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको करने के लिए हमें पहले सहसंयोजक बंध में विदलन को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सहसंयोजक बंध में विदलन, क्लीवेज इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध में विदलन, यानी जो सहसंयोजक बंध होता है वो किस टाइप से टूटता है उसको पढ़ना है हमें। सहसंयोजक बंध में विदलन यानी क्लीवेज इन कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध होता है उसमें विदलन किस टाइप से होता है। तो देखिएगा, सहसंयोजक बंध में बच्चों जो विदलन होता है वो मुख्य रूप से होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला आपका होता है सम अपघटनी या सैमास विदलन, जिसको बच्चों बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। सेकंड जो आपका होता है वो होता है विषम अपघटनी या जिसको बच्चों बोलते हैं विषमास विदलन। इसको बोला जाता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और क्या होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, आपके पास सम अपघटनी जो विदलन होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के बंध विदलन में, इस प्रकार के बंध विदलन में, इस प्रकार के बंध विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक साजित परमाणु के पास चला जाता है। यानी मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के बंध विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक साजित परमाणु के पास चला जाता है। जबकि बच्चों इसमें क्या होगा, इस प्रकार के बंध विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतः साजित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर चला जाता है। तो मैंने यहां क्या कहा कि इस प्रकार के बंध विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक साजित परमाणु के पास चला जाता है। जबकि इसमें मैंने क्या कहा, इस प्रकार के बंध विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतः साजित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर चला जाता है। तो इसके अंदर जो बंध विदलन होगा उनके अंदर जैसे समान परमाणु के बीच में होता है, जैसे H H के बीच के बॉन्ड ब्रेक हुआ,
तो इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसका इसके पास, इसका मतलब H के ऊपर क्या आ गया? रेडिकल, और दूसरे H पे भी क्या आ गया? ये आ गया। इसी टाइप से सपोज आपके पास 2 क्लोरीन थे, इनके बीच का बॉन्ड टूटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मीन्स आप क्या कह सकते हो कि ये क्लोरीन पे आ गया इलेक्ट्रॉन और इधर इस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चला गया। ऐसे ही जैसे देखिएगा, यहां मैं एग्जांपल लूं HCl का, यहां मैं एग्जांपल लूं बच्चों CH3Br का। यहां क्या होगा कि क्लोरीन इन दोनों परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु में से किसी एक परमाणु पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ H परमाणु पर तो प्लस आ गया और Cl परमाणु पर आ गया जी माइनस। ऐसे यहाँ CH3 जो परमाणु है उस पर प्लस आ गया और यहाँ ब्रोमीन जो परमाणु है उस पर क्या आ गया बच्चों? माइनस आ गया। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें कि इस प्रकार का जो बंध विदलन होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु के पास चला जाता है, और इसके अंदर साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में से इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाता है एक परमाणु के पास। तो ये होता है विषम अपवर्तनीय विदलन और ये होता है सम अपवर्तनीय विदलन। तो सम अपवर्तनीय जो विदलन है और एक विषम अपवर्तनीय जो विदलन है उसमें बड़ा डिफरेंस ये है कि यहां जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं के पास आए हैं इनको बच्चों बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक, यानी बच्चों इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं जी? फ्री रेडिकल। और यहां जो ये प्लस और माइनस आए हैं इनको बच्चों बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, आयन। तो इस केस के अंदर आयंस का निर्माण होता है और इस केस के अंदर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। तो इसमें आप नई चीज ऐड कर सकते हो कि इस प्रकार के बंध विखंडन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पृथक होने वाले परमाणुओं में बराबर बढ़ जाता है। इसमें आप ये भी कह सकते हो ना कि पृथक होने वाला परमाणु बराबर बन जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, बराबर बंट गया। और दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। दोनों के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो गए? अलग हो गए। इस प्रकार प्राप्त विद्युत उदासीन उत्पाद जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर जो ये भी विद्युत उदासीन उत्पाद बने क्योंकि यहां जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन था, इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन था, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास आया, इसका मतलब उस पर कोई ना तो प्लस आएगा ना इस पे माइनस आएगा, इसका मतलब अभी विद्युत का क्या है? उदासीन। मैंने कहा इस प्रकार प्राप्त विद्युत उदासीन उत्पाद जिन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तथा ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभी आपको मैंने बताया फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बोलते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनकी प्रकृति बच्चों अनुचुंबकीय होती है। इनकी जो नेचर होती है बच्चों वो क्या होती है? अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय बोले तो पैरामैग्नेटिक, यानी ये बच्चों पैरामैग्नेटिक होते हैं। ध्यान रखना, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पीशीज अनुचुंबकीय होती है, और जिसके पास कभी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो स्पीशीज बच्चों आपकी क्या होती है? प्रतिचुंबकीय होती है, जिसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है जी। और यहां यदि हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार के बंध विखंडन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कौन से परमाणु पर स्थानांतरित होंगे? उस परमाणु पर स्थानांतरित होंगे जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। यह आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। इसकी कंडीशन के अंदर विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, यानी एक तो बन गया धनायन और एक आपका बच्चों बन गया ऋणायन। लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। समअपवर्तनीय विदलन होता है वो किसके कारण होता है? कुछ कारक हैं। तो समअपवर्तनीय विदलन के लिए पहला जो कारक रहेगा बच्चों वो रहेगा उच्च ताप। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी उच्च ताप होना चाहिए। इसके लिए पहला कारक काम करेगा बच्चों उच्च ताप, यानी आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है जी। दूसरी जो कंडीशन है वो इसके लिए ये है कि ये गैसीय अवस्था होनी चाहिए। अवस्था कैसी होनी चाहिए?
गैसीय अवस्था होनी चाहिए, यानी गैसियस स्टेज होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन है ये गैसियस स्टेज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन इसके लिए है हाई एनर्जी की रेडिएशंस होनी चाहिए। मीन्स मैं कह सकता हूं हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी मैं क्या कह सकता हूं उच्च ऊर्जा विकिरणें इसके लिए होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। विलायक का वो कैसा होना चाहिए, हाई एनर्जी रेडिएशन, समझोगे आप, उच्च ऊर्जा विकिरणें लिख सकते हो आप, उच्च ऊर्जा विकिरणें। ठीक है। चौथा जो इसके लिए शर्त है वो ये है कि इसके लिए विलायक कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। अध्रुवीय विलायक का मतलब होता है बच्चों नॉन पोलर सोलवेंट। और अणु भी कैसा होना चाहिए, पांचवी जो कंडीशन है वो है कि अणु भी आपका अध्रुवीय अणु होना चाहिए। मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए जी, नॉन पोलर होना चाहिए। और एक केस इसके अंदर और हो सकता है पेरोक्साइड। क्या हो सकता है, पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। ये जो फैक्टर हैं कौन कौन से, उच्च ताप होना चाहिए, गैसीय अवस्था होनी चाहिए, उच्च ऊर्जा की विकिरणें होनी चाहिए, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए, अध्रुवीय अणु होना चाहिए, और पेरोक्साइड की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। ये फैक्टर हैं वो समअपघटनीय विदलन में काम आते हैं। और विषम अपघटनीय विदलन में 3 फैक्टर काम करते हैं। आपका पहला तो ये है कि जहां आपने लिखा है यहां अध्रुवीय विलायक, वहां इसके अंदर कह सकते हो बच्चों ध्रुवीय विलायक। क्या कह सकते हो, ध्रुवीय विलायक। आप बच्चों इसको बोल सकते हो पोलर सोलवेंट। इसमें पोलर सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी जो इसके अंदर कंडीशन है वो अणु आपका है वो भी कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, ध्रुवीय अणु, यानी आप कह सकते हो पोलर मॉलिक्यूल। और तीसरी इसके अंदर जो कंडीशन है कि आप जो विलियन, जो भी आप रिएक्टेंट वगैरह आप लेके चल रहे हो वो आपका विलियन अवस्था में होना चाहिए। यहां जो अवस्था कैसी थी, गैसीय अवस्था थी, वैसे यहाँ पे बच्चों अवस्था कैसी होनी चाहिए, विलियन अवस्था होनी चाहिए। मीन्स मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन स्टेज होनी चाहिए। ये बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के लिए कुछ बॉन्ड्स के अंदर क्लीवेज थे। तो पहले आपको बताया कार्बनिक अभिक्रिया क्रिया विधि क्या होती है, फिर आपका सहसंयोजक जो बंध होता है उसके अंदर विदलन किस प्रकार से होता है। अभी भी आपको कोई दिक्कत होता आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती, जो आपको बताए थे कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, मुक्त मूलक क्या होता है, नाइट्रीन क्या होती है और कार्बिन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनकी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ओके।